नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के उस एक दशक की जिसने सच पूछे तो सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसने देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए एक नया चेहरा दे दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दशकों से चली आ रही एक पार्टी की हुकूमत का अंत हुआ तो हुआ कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1980s के आखिर में और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी कहानी ही पलट दी। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, फिर उन 5 बड़ी घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ बदला। इसके बाद आएगा गठबंधन का नया दौर, समाज में क्या बदलाव आए वो भी देखेंगे, और आखिर में एक नई राजनीतिक सहमति कैसे बनी इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बदला क्या, यानी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था जिसे कहते थे कांग्रेस सिस्टम। ये कांग्रेस सिस्टम था क्या? सोचिए, कांग्रेस पार्टी उस वक्त एक बहुत बड़े छाते की तरह थी जिसके नीचे अलग अलग सोच वाले, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग तबके के लोग सबके सब आ जाते थे। ये अपने आप में ही एक गठबंधन जैसी थी, और यही वजह थी कि दशकों तक चुनावों में उसे कोई टक्कर ही नहीं दे पाता था। लेकिन फिर 1980 के दशक के आखिर में ये जो मजबूत किला था ना, इसकी दीवारें हिलने लगीं, और इसकी वजह थी 5 बड़ी घटनाएं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने राजनीति का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये 5 घटनाएं थीं 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार, मंडल मुद्दे का उठना, नई आर्थिक नीति का आना, अयोध्या विवाद और राजीव गांधी की हत्या। ये एक के बाद एक आए किसी राजनीतिक तूफान की तरह थे जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को, कह सकते हैं, जड़ से हिला दिया। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा झटका लगा 1989 के चुनाव में। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1984 में जहां कांग्रेस के पास 415 सीटें थीं, वहीं 1989 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 197 रह गया। मतलब आधी से भी ज्यादा सीटें चली गईं। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह की राजनीतिक सुनामी थी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने तो इसे कांग्रेस सिस्टम का अंत तक कह दिया। अब आते हैं दूसरी घटना पर। ये नंबर देखिए, 27%। ये वो आंकड़ा था जिसने भारतीय समाज और राजनीति में एक भूचाल ला दिया। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से आया जिसने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ये रिजर्वेशन था अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए। देखिए, इस एक फैसले ने जाति के सवाल को नेशनल पॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। इसके बाद पूरे देश में इसके समर्थन में और इसके विरोध में दोनों तरफ से जबरदस्त आंदोलन हुए। तीसरा बड़ा बदलाव वो आया इकोनॉमी में। साल था 1991 और देश में लागू हुई नई आर्थिक नीति। आसान भाषा में कहें तो भारत ने उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया, अपने बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ये इतना बड़ा कदम था कि उसके बाद से आज तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, सबने इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। चौथी घटना जिसने देश की राजनीति पर गहरा असर डाला वो था अयोध्या विवाद का बढ़ना। 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के अदालती आदेश के बाद ये मामला तेजी से गरमाया और 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को गिरा दिया गया। इस एक घटना ने सेक्युलरिज्म और राष्ट्रवाद जैसी बहसों को बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, तीव्र कर दिया, और इसने बीजेपी की राजनीति को भी एक नई दिशा दी। और 5वीं और आखिरी घटना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी थी। मई 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच पार्टी ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया था। तो इन 5 घटनाओं ने मिलकर जो माहौल बनाया, उसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 1989 के बाद किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में अपने दम पर बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और यहीं से भारतीय राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं गठबंधन का नया युग। अच्छा, तो ये गठबंधन सरकार आखिर होती क्या है? बहुत सिंपल है। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलती, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां एक साथ आती हैं, हाथ मिलाती हैं और मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाती हैं। और 1990 का पूरा दशक इसी गठबंधन की राजनीति का दौर था, और यह दौर काफी उथल-पुथल भरा था।
जैसा कि यहाँ देख रहा है, 1989 से 98 के बीच देखिए कितनी सरकारें आईं और गईं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, फिर वाजपेयी जी, देवेगौड़ा, गुजराल, प्रधानमंत्रियों की एक लंबी लिस्ट है। ये राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा दौर था। लेकिन धीरे धीरे इस उथल पुथल के बीच से राजनीति के दो बड़े खेमे, या कह लीजिए दो बड़े गठबंधन उभर कर सामने आए। एक तरफ थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और दूसरी तरफ थी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब जो बाकी की क्षेत्रीय पार्टियां थी वो इन्हीं दो में से किसी एक खेमे के साथ जुड़ने लगी, जिससे पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत स्थिरता आनी शुरू हुई। लेकिन देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सिर्फ पार्टियों और सरकारों का खेल नहीं था। ये जो राजनीतिक बदलाव थे वो असल में समाज के अंदर हो रहे कुछ बड़े बदलावों का ही नतीजा थे। समाज में नई सोच, नई विचारधाराएं और नए आंदोलन पनप रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सफर। 1980 में जब पार्टी बनी तो उसकी विचारधारा गांधीवादी समाजवाद की थी, लेकिन 1986 के बाद पार्टी ने अपना फोकस हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति पर किया, और इसके बाद उसकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी दौर में 1985 का शाहबानो केस भी एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते से जुड़ा केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन सरकार ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया। इस एक घटना के बाद सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स जैसे मुद्दों पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। अब इतनी खींचतान, इतने टकराव और इतनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई। इस दशक के खत्म होते होते ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां कुछ बेसिक मुद्दों पर एक मत होने लगीं। एक तरह की नई राजनीतिक सहमति बन रही थी, और इस नई सहमति के मोटे तौर पर 4 पॉइंट थे। पहला कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो देश के लिए जरूरी हैं और उन्हें जारी रखना है। दूसरा, पिछड़े वर्गों के जो राजनीतिक और सामाजिक दावे हैं उन्हें मानना पड़ेगा। तीसरा, जो राज्यों की पार्टियां हैं वो अब राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी ताकत हैं और उनकी भूमिका को स्वीकार करना होगा। और चौथा कि अब कठोर विचारधारा की जगह प्रैक्टिकल गवर्नेंस और गठबंधनों की राजनीति का जमाना है। तो कुल मिला के इस पूरे दौर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इसने भारतीय राजनीति को एक पार्टी के दबदबे वाले सिस्टम से निकालकर एक मल्टी पार्टी सिस्टम में बदल दिया। एक ऐसा सिस्टम जहां बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बीच कड़ा मुकाबला है और सरकारें सहमति से चलती हैं। पॉलिटिक्स के जो नियम थे वो हमेशा के लिए बदल गए थे। तो ये थी कहानी 1990 के उस दशक की जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। लेकिन ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर वो 1990 के दशक की सहमति थी तो आज के भारत में राजनीतिक सहमति के मुद्दे क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जिन पर आज ज्यादातर पार्टियां सहमत हैं? ये सोचने वाला सवाल है। भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर भी था जब सिर्फ महज 5 सालों के अंदर सत्ता की पूरी बिसात ही पलट गई थी। ये कहानी है एक जबरदस्त राजनीतिक भूकंप की, एक ऐसा भूकंप जिसने दशकों से चले आ रहे एक छत्र राज की नींव तक हिलाकर रख दी। तो चलिए इस दिलचस्प उथल-पुथल को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 415। ये बस एक नंबर नहीं है। 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 415 सीटें मिली थी। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीतों में से एक थी। इसका सीधा सा मतलब था एब्सोल्यूट एकतरफा प्रभुत्व। उस वक्त तो ऐसा लगता था मानो कांग्रेस पार्टी का ये किला अगले कई दशकों तक कोई भेद ही नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1989 आते आते ये किला ढह गया। कांग्रेस की सीटें 415 से लुढ़ककर सीधे 197 पर आ गईं। और देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये उस कांग्रेस सिस्टम का अंत था जहां दशकों तक कांग्रेस ही राजनीति का केंद्र हुआ करती थी और बाकी सभी पार्टियां बस उसके इर्द गिर्द घूमती थीं। अब तो सत्ता का वो केंद्र ही बिखर चुका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? सिर्फ 5 साल में राजनीति का पूरा नक्शा कैसे बदल गया? कौन सी वो ताकतें थीं, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया? आइए इन्हीं वजहों की तह तक चलते हैं। देखिए, ये जो बदलाव था ये किसी एक वजह से नहीं आया। ये तो एक के बाद एक लगे 5 शक्तिशाली राजनीतिक झटकों का नतीजा था। इन झटकों ने देश की राजनीति को संभलने का मौका ही नहीं दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी दिशा ही बदल दी। तो ये थे वो 5 बड़े झटके। पहला 1989 का वो चुनाव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूसरा
मंडल आयोग, जिसने समाज के अंदर एक नई जोरदार बहस छेड़ दी। तीसरा, नई आर्थिक नीति, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा चेहरा ही बदल दिया। चौथा, अयोध्या विवाद, जिसने धर्म और राजनीति के समीकरणों को नया रूप दिया। और पांचवा, राजीव गांधी की हत्या, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पहला झटका और सबसे जोरदार झटका था 1989 का चुनावी नतीजा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कोसों दूर थी। और कमाल की बात यह कि किसी दूसरी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला। भारत की सियासत एक ऐसे चौराहे पर आके खड़ी हो गई जहां से किसी भी एक पार्टी के लिए अकेले दम पर सरकार चलाना लगभग नामुमकिन हो गया था। फिर आया दूसरा झटका, जिसने सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। इसका मतलब था अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसीज को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। अब इस एक फैसले ने जहां करोड़ों लोगों के लिए अवसर के नए दरवाजे खोले, वहीं देश के कई हिस्सों में खासकर नौजवानों के बीच जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों को भी जन्म दिया। तीसरा झटका था आर्थिक। 1991 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तब सरकार ने एक बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया, जिसे हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार ने व्यापार पर अपना कंट्रोल कम किया, जिसे उदारीकरण कहते हैं। सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचना शुरू किया, जिसे निजीकरण कहते हैं। और दुनिया के लिए भारत के बाजार खोल दिए। इस एक कदम ने देश की आर्थिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। चौथा झटका भावनाओं से, आस्था से जुड़ा था। अयोध्या का मुद्दा, जो सालों से कहीं ना कहीं सुलग रहा था, अब वो राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ चुका था। इस मुद्दे ने हिंदुत्व यानी हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित राजनीति को जबरदस्त ताकत दी। और फिर दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी से राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी। और फिर पांचवां और सबसे दुखद झटका, मई 1991 में जब देश में चुनाव का माहौल था, प्रचार के बीच ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक बम धमाके में हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी ने अचानक अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया और इससे पार्टी के भीतर एक नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। तो इन 5 झटकों का सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की सत्ता का जो एक मजबूत केंद्र था, वो हिल गया। किसी एक पार्टी का दबदबा खत्म हो गया और भारत की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं गठबंधन का युग। तो ये गठबंधन सरकार आखिर है क्या चीज? बहुत आसान है। जब किसी एक पार्टी को चुनाव में सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें यानी बहुमत नहीं मिलता, तो वो दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिला लेती है। इसी मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये टाइमलाइन देखिए जरा। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता की पूरी कहानी खुद ब खुद कह देती है। सोचिए, सिर्फ 10 साल में इतने सारे प्रधानमंत्री। इसकी वजह सीधी सी थी, गठबंधन बहुत नाजुक थे। पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए साथ आती थीं और जरा सी भी अनबन होने पर सरकार गिर जाती थी। ये लगातार बदलाव और अनिश्चितता का एक लंबा दौर था। लेकिन सरकारों के आने जाने से भी ज्यादा गहरा असर 2 और चीजों का हुआ। इसी दौर में पहचान की राजनीति ने जोर पकड़ा। यानी लोग अब सिर्फ पार्टी या नेता के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी जाति और अपने धर्म की पहचान के आधार पर भी वोट करने लगे। और ये 2 नई ताकतें थीं, मंडल और मंदिर। एक तरफ मंडल की राजनीति ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और ताकतवर बनाया। इसी से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेताओं का उदय हुआ। वहीं दूसरी तरफ मंदिर यानी अयोध्या आंदोलन ने हिंदुत्व की राजनीति को जबरदस्त हवा दी और बीजेपी को देश की मुख्य धारा की राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जानते हैं, इस सारे टकराव, इस सारी उथल-पुथल के बीच एक बड़ी हैरान करने वाली चीज भी हुई। धीरे धीरे भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच कुछ बड़े और जरूरी मुद्दों पर एक आम सहमति, एक तरह का अघोषित समझौता सा बनने लगा। इस नई सहमति के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, सबने 1991 की नई आर्थिक नीति को जारी रखा। दूसरा, सभी दलों ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण और उनके राजनीतिक हक की बात को मान लिया। तीसरा, सबने ये स्वीकार कर लिया कि अब दिल्ली में सरकार बिना क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के नहीं बन सकती।
और चौथा, गठबंधन बनाने के लिए पार्टियां अपनी विचारधारा को थोड़ा किनारे रखकर प्रैक्टिकल होकर एक दूसरे के साथ आने को तैयार हो गईं। और इसी सहमति ने लगभग 25 सालों तक भारतीय राजनीति की पूरी रूपरेखा तय की। लेकिन आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वो दौर अब खत्म हो गया है? क्या वो पुरानी सहमति अब टूट रही है? सोचने वाली बात है। क्या भारतीय राजनीति एक और नए बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है? जरा सोचिए, एक देश और उस पर दशकों तक सिर्फ एक पार्टी का राज, एकदम मजबूत पकड़, और फिर 80 के दशक के आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राजनीतिक भूकंप कह सकते हैं। एक ऐसा भूकंप जिसने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल दिए। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो बात है साल 1984 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी जीत हासिल करती है जो आज भी मिसाल है। 415 सीटें, मतलब ये उनकी ताकत का पीक था। ऐसा लग रहा था कि भाई अब इनको कौन ही हिला सकता है। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना, कुछ भी पक्का नहीं होता। सिर्फ 5 साल बाद 1989 में सारा खेल पलट गया। 415 से सीधे 197 सीटों पर कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया। ये एक ऐसा जबरदस्त झटका था जिसने पूरे देश को सच में हैरान कर दिया था। राजनीतिक गलियारों में तो जैसे एक खलबली मच गई थी। अब सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर पार्टी इतनी जल्दी जमीन पर कैसे आ गई? इस राजनीतिक भूचाल के पीछे की असली वजह क्या थी? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि 80 के दशक के आखिर में आए 5 बड़े राजनीतिक झटकों में छुपा है। ये ऐसे झटके थे जिन्होंने एक एक करके भारत की राजनीति की नींव ही हिलाकर रख दी। तो ये 5 घटनाएं कौन सी थीं? पहली, कांग्रेस की वो बड़ी हार। दूसरी, मंडल कमीशन की सिफारिशों से उठा सियासी तूफान। तीसरी, देश की नई आर्थिक नीतियां। चौथी, अयोध्या विवाद का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाना। और पांचवी, राजीव गांधी की हत्या। चलिए अब एक एक करके इन सब को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1989 की हार की। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, ये जिसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कांग्रेस सिस्टम कहते थे, उसका अंत था। अब ये कांग्रेस सिस्टम क्या था? मतलब एक ऐसा दौर जब एक ही पार्टी पॉलिटिक्स का सेंटर हुआ करती थी और बाकी सारी पार्टियां बस उसके आसपास घूमती थी। इस हार ने ना समझिए कि भारतीय राजनीति में नए प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। और ठीक इसी वक्त एक और बड़ी चीज हो रही थी, मंडल कमीशन। इसने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश कर दी। और बस इसी एक सिफारिश ने एक सामाजिक क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। इस एक फैसले पर पूरे देश में बहस छिड़ गई और इसने देश की एक बहुत बड़ी आबादी को एक मजबूत पॉलिटिकल वोट बैंक के तौर पर एक साथ ला खड़ा किया। उधर इकोनॉमी के मोर्चे पर भी हालत ठीक नहीं थी। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मतलब हालात इतने खराब थे कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। तो इस संकट से उभरने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई। इसने बाजारों को खोल दिया और भारत की इकोनॉमी की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। इसी के साथ साथ एक और लहर उठ रही थी धार्मिक राष्ट्रवाद की, और इसके केंद्र में था अयोध्या विवाद। ये मुद्दा सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं था, बल्कि ये हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को नेशनल लेवल पर लाने का एक जरिया बन गया। और इसी मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक छोटी पार्टी से एक राष्ट्रीय ताकत बना दिया। और फिर मई 1991 में देश को एक ऐसा झटका लगा जो शायद सबसे चौंकाने वाला था। चुनाव प्रचार चल रहा था और उसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ये एक भयानक घटना थी और इसने इतने क्रिटिकल मोड़ पर कांग्रेस को बिना लीडर के छोड़ दिया और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। तो इन 5 झटकों का मिला जुला असर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतीय राजनीति एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गई। ये दौर था गठबंधन की राजनीति का, एक ऐसा युग जहां किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं होता था। अब ये गठबंधन सरकार होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं। और ये भारतीय राजनीति के लिए एक बिल्कुल नया खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें मोल भाव, समझौते और हाँ, अस्थिरता, ये सब आम बातें थी। और ये दौर वाकई राजनीतिक स्थिरता का था। 90 का दशक तो एक तरह से प्रधानमंत्रियों के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल बन गया था। सरकारें बनती थीं, गिर जाती थीं। ये साफ दिखाता था कि गठबंधन की राजनीति कितनी अनिश्चित हो सकती है।
लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकारों के बनने बिगड़ने की नहीं है। पर्दे के पीछे पहचान की राजनीति की दो बहुत पावरफुल धाराएं थीं जो देश को एक नया आकार दे रही थीं। इन्होंने तो जैसे राजनीति का डीएनए ही बदल कर रख दिया। ये दो धाराएं कौन सी थीं? एक तरफ था मंडल, जो जाति और सामाजिक न्याय पर फोकस था, और दूसरी तरफ था कमंडल, जो अयोध्या आंदोलन से जुड़ी धार्मिक पहचान पर आधारित था। इन दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मंडल कमीशन ने क्या किया? उसने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देकर एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत बना दिया। अब सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, ये चुनाव जीतने और सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अयोध्या विवाद ने हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर वोटर्स को एकजुट किया। इसी आंदोलन ने बीजेपी को एक नेशनल पावर के तौर पर स्थापित किया और धर्म को इंडियन पॉलिटिक्स की बहस के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। अब इतनी उथल-पुथल और टकराव के बीच से धीरे धीरे एक नई राजनीतिक सहमति, एक नया कंसेंसस बनने लगा। पार्टियों भले ही एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर उनके बीच एक, कह सकते हैं, अनकहा समझौता हो गया था। इस नई सहमति के 4 मेन पिलर्स थे। पहला, लगभग सभी पार्टियों ने बाजार खुलने वाली नई आर्थिक नीति को अपना लिया। दूसरा, ओबीसी आरक्षण एक ऐसी राजनीतिक सच्चाई बन गई जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तीसरा, स्टेट लेवल की पार्टियों का रोल नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ गया। और चौथा, विचारधारा से ज्यादा जरूरी हो गया सत्ता के लिए प्रैक्टिकल गठबंधन बनाना। और इसी सहमति ने आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति को शेप दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये दौर हमेशा के लिए है, या फिर भारतीय राजनीति की कहानी एक और नए अध्याय की दहलीज कर खड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसने देश की सियासत की तस्वीर ही बदल दी। ये कहानी है एक युग के खत्म होने की और एक बिल्कुल नए अनिश्चित दौर के शुरू होने की। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब 40 साल से चला आ रहा एक पार्टी का दबदबा अचानक एक झटके में खत्म हो जाता है? इसका जवाब भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटों के साथ एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1989 में यह आंकड़ा गिरकर सीधा 197 पर आ गया। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, यह एक राजनीतिक भूचाल था। और इसी भूचाल को हम अपने पहले सेक्शन में और गहराई से समझेंगे, वो भूचाल जिसने भारतीय राजनीति की नींव तक हिला दी थी। देखिए, 1989 का चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए ये एक पूरे सिस्टम का अंत था, जिसे कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था। एक ऐसा सिस्टम जिसने दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भूचाल आया क्यों? इसकी जड़ें 1980 के दशक की उन 5 बड़ी दरारों में थीं जिन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक जमीन को कमजोर कर दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कांग्रेस सिस्टम आखिर था क्या। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा छाता था जिसने अलग अलग विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और हितों को अपने अंदर समेट रखा था। और इसी वजह से वो दशकों तक इतनी मजबूत बनी रही। तो ये है वो 5 बड़े गेम चेंजर्स जिन्होंने मिलकर राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 1989 में कांग्रेस की हार, फिर मंडल मुद्दे का उठना जिसने सोशल इक्वेशंस बदल दिए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने अर्थव्यवस्था की दिशा ही मोड़ दी, अयोध्या विवाद जिसने धर्म और राजनीति के रिश्ते को फिर से लिखा, और आखिर में राजीव गांधी की दुखद हत्या। कांग्रेस सिस्टम के खत्म होने का सीधा नतीजा क्या निकला? एक नए दौर की शुरुआत हुई, गठबंधन सरकारों का युग, जहां किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया था। अब ये गठबंधन सरकार होती क्या है? बड़ी सीधी सी बात है। जब किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलती, तो वो दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाती है। 1989 के बाद ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया। अब जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो ये कि जैसे ही कांग्रेस जैसी एक बड़ी नेशनल पार्टी कमजोर हुई, छोटे छोटे रीजनल प्लेयर्स का महत्व आसमान छूने लगा। ये दल अब सिर्फ अपने राज्यों तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा और कौन गिराएगा, इसके असली किंग मेकर बन गए थे।
और ये स्लाइड उस दौर की अस्थिरता को क्या खूब दिखाती है। 1990 का पूरा दशक पॉलिटिकल उथल-पुथल से भरा था। वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, गुजराल और वाजपेयी प्रधानमंत्री आते जाते रहे। दशक के आखिर में जाकर ही एनडीए सरकार ने थोड़ी बहुत स्थिरता दी। इस उथल-पुथल के दौर से आखिरकार दो बड़े और ज्यादा स्थिर गठबंधन उभरकर सामने आए। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति इन्हीं दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही। चलिए अब बात करते हैं उन 3 बड़े मुद्दों की जो 1989 के भूचाल के बाद के झटके यानी आफ्टर शॉक्स थे और जिन्होंने भारतीय राजनीति की नई कहानी लिखी। इन्हें हम मंडल, मंदिर और मार्केट के नाम से जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव था मंडल का मुद्दा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, जिसका सीधा ताल्लुक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से था। और ये है वो नंबर जिसने पूरे देश में एक तरह से हलचल मचा दी। 27%। कमीशन ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की जाएं। जैसे ही इस फैसले को लागू किया गया, खासकर उत्तर भारत के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। लेकिन इतने विवादों के बाद भी धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण की नीति को लगभग सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना लिया। दूसरा बड़ा मुद्दा था मंदिर का, जिसने धर्म और राजनीति के बीच की लाइन को काफी हद तक धुंधला कर दिया। और ये मुद्दा अयोध्या विवाद के रूप में पूरे देश के सामने आया। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। 1986 में एक अदालत के आदेश पर विवादित जगह के ताले खोले गए, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। और फिर आया 6 दिसंबर 1992, जब कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना का असर बहुत दूर तक गया। इसने देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया, सेक्युलरिज्म की परिभाषा पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति का तेजी से उदय हुआ। और तीसरा और आखिरी बड़ा बदलाव था मार्केट यानी अर्थव्यवस्था में। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसने दशकों से चली आ रही भारत की बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अब नए मंत्र बन गए। इन सारे तूफानों और बदलावों के बाद धीरे धीरे एक नई तरह की राजनीतिक स्थिरता और एक नई सहमति का दौर शुरू हुआ। तो आखिर ये नई सहमति थी क्या? 90 के दशक के आखिर तक भारत की राजनीति में मोटा-मोटी 4 बातों पर एक आम सहमति बनती दिखी। पहला, लगभग सभी दल नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में थे। दूसरा, पिछले वर्गों के आरक्षण और सामाजिक दावों को स्वीकार कर लिया गया था। तीसरा, ये मान लिया गया था कि केंद्र सरकार में रीजनल पार्टियों का रोल अहम रहेगा। और चौथा, पार्टियां अब कट्टर विचारधारा के बजाय प्रैक्टिकल गठबंधन करने पर ज्यादा ध्यान देने लगी थीं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। दशकों के संघर्ष के बाद बनी ये नई सहमति क्या आज के बदलते राजनीतिक माहौल में भी उतनी ही मजबूत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की भारतीय राजनीति, जिसमें कई पार्टियां हैं, कई गठबंधन हैं, हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दौर था जब सिर्फ एक ही पार्टी का पूरे देश पर राज था। तो सवाल यह है कि उस एक दलीय दबदबे से आज की इस बहुदलीय राजनीति तक का सफर कैसे तय हुआ? चलिए इस बड़े बदलाव की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक युग का अंत हुआ, फिर जानेंगे वो 5 बड़ी वजह जिन्होंने ये बदलाव लाया। इसके बाद आएगा गठबंधन का दौर, फिर एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय और आखिर में कैसे एक नई राजनीतिक सहमति बनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या था। और भारतीय राजनीति में दशकों तक सिर्फ एक ही नाम, एक ही पार्टी का दबदबा था। इसे विशेषज्ञ कांग्रेस सिस्टम कहते थे। मतलब कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक बड़े तंबू की तरह थी, जिसके नीचे हर तरह की विचारधारा, हर जाति और हर वर्ग के लोग एक साथ आ जाते थे। और इसी वजह से वो सालों तक चुनाव जीतती रही। लेकिन फिर आया साल 1989, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थीं, एक जबरदस्त बहुमत। और सिर्फ 5 साल बाद 1989 में ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर 197 पर आ गया।
ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये भारतीय राजनीति में एक भूकंप था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? क्या कोई एक वजह थी? नहीं, असल में इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि 80 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआत में 5 बड़े घटनाक्रम हुए, जिन्होंने मिलकर राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। ये 5 घटनाएं एक के बाद एक हुईं। कांग्रेस की हार, मंडल मुद्दे का उठना, नई आर्थिक नीति का आना, अयोध्या विवाद का गहराना और इसी उथल-पुथल के बीच राजीव गांधी की हत्या। इन सब ने मिलकर एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया जिसने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। इन बदलावों में से दूसरा बड़ा मोड़ था मंडल का मुद्दा। इसने राजनीति का फोकस अचानक से जाति आधारित पहचान और सामाजिक न्याय पर ला दिया, और इसी मुद्दे से कई नई पार्टियां और नए नेता उभरकर सामने आए। और इस पूरे मुद्दे के केंद्र में था ये एक आंकड़ा 27%। ये था ओबीसीज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव। बस इस एक सिफारिश ने पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, एक ऐसी जबरदस्त बहस छेड़ दी जिसने वहां की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ठीक इसी समय जब समाज में ये सब चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही थी। सरकार एक नई आर्थिक नीति लेकर आई जिसने भारत के बंद बाजारों के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। चौथा और शायद सबसे संवेदनशील मोड़ था अयोध्या विवाद। इस मुद्दे ने देश में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर एक तीखी बहस छेड़ दी और धार्मिक पहचान को राजनीति के बिल्कुल सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। इसी माहौल ने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका दिया। तो अब देखिए, कांग्रेस का दबदबा खत्म हो चुका था, नई नई पार्टियां उभर रही थीं। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसी भी एक पार्टी को अकेले दम पर बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया, और यहीं से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई, गठबंधन सरकारों का दौर। अब ये गठबंधन सरकार होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई एक पार्टी अकेले सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाती तो वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाती है। ये एक तरह से जरूरत की साझेदारी होती है। और इस गठबंधन की राजनीति का असर देखिए। 1990 का पूरा दशक राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। कुछ ही सालों के अंदर कितनी सरकारें बनी और कितने प्रधानमंत्री बदले, ये एक जबरदस्त अस्थिरता का समय था। तो जब पार्टियों को समझ आ गया कि अकेले सरकार बनाना मुश्किल है, तो उन्होंने चुनाव से पहले ही ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें हम गठबंधन कहते हैं। कई बार तो बिल्कुल अलग अलग सोच वाली पार्टियां भी सत्ता के लिए एक साथ आ जाती थी, और यहीं से देश में नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट और बाद में एनडीए और यूपीए जैसे बड़े गठबंधनों का जन्म हुआ। इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक पार्टी थी जो धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत कर रही थी, और वो थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। उसने इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल का पूरा फायदा उठाया और एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। बीजेपी के इस उभार के पीछे एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी था। शुरू में जब पार्टी बनी थी तो वो गांधीवादी समाजवाद की बात करती थी, लेकिन 1986 के बाद पार्टी ने अपनी विचारधारा का फोकस पूरी तरह से हिंदुत्व पर कर दिया। और ये हिंदुत्व की विचारधारा आई कहां से? इसकी नींव रखी थी वीडी सावरकर ने। ये उन्हीं का विचार था कि भारत का नागरिक होने के लिए इस जमीन को सिर्फ पितृभूमि नहीं बल्कि पुण्य भूमि भी मानना जरूरी है। मतलब नागरिकता को सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़कर देखा गया। अब इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे झगड़े और इतनी अस्थिरता के बीच एक बड़ी हैरान करने वाली चीज हुई। धीरे धीरे ज्यादातर बड़ी पार्टियां कुछ खास मुद्दों पर एक मत होने लगे, एक नई तरह की आम सहमति बनने लगी। और ये सहमति 4 मुख्य बातों पर बनी। पहला, नई आर्थिक नीति को ज्यादातर पार्टियों ने अपना लिया। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को सबने स्वीकार कर लिया। तीसरा, ये माना गया कि केंद्र की सरकार में राज्यों की पार्टियों की भी अहम भूमिका है। और चौथा, कट्टर विचारधारा की जगह प्रैक्टिकल होकर गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाने लगा। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो नई सहमति है जो पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति का आधार बनी हुई है। इसी वजह से सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ नीतियां और राजनीति करने का तरीका नहीं बदलता। आज भी राजनीति खेल इन्हीं नियमों के तहत खेला जाता है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 1990 के दशक के उस बड़े संघर्ष ने एक नई राजनीतिक सहमति को जन्म दिया था,
तो आज के दौर की जो नई चुनौतियां और ताकतें हैं, वो भारत की अगली राजनीतिक सहमति को कैसा आकार दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स में भूचाल कैसा होता होगा? 1980s के आखिर में भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब एक 40 साल पुराना सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आज हम उसी कहानी की गहराई में जाएंगे जिसने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो दशकों से एक ही ढर्रे पर चल रही थी, वो अचानक कुछ ही सालों में इतनी बदल कैसे गई? चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई पुरानी व्यवस्था थी क्या। फिर उन 5 बड़ी घटनाओं को जानेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे गठबंधन का एक नया दौर शुरू हुआ, समाज पर इसका क्या असर पड़ा और आखिर में वो कौन सी नई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनी जिसने आज की राजनीति की नींव रखी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था। 1989 से पहले इंडियन पॉलिटिक्स पर सिर्फ एक ही नाम की हुकूमत थी, कांग्रेस, और इसी एक पार्टी के दबदबे को कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था। अच्छा, तो ये कांग्रेस सिस्टम था क्या? असल में कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बड़े से छाते की तरह थी। एक ऐसा छाता जिसके नीचे अलग अलग सोच, अलग अलग जाति और अलग अलग क्लास के लोग सब एक साथ आ जाते थे, और इसी वजह से चुनाव जीतना उसके लिए लगभग पक्का होता था। ये सच में एक पार्टी के राज का दौर था। लेकिन फिर 1980s के आखिर में इस मजबूत किले पर एक के बाद एक 5 बड़े झटके लगे। ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम की नींव ही हिला दी और भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल डाली। ये 5 बड़े बदलाव थे। पहला, 1989 के चुनावों में कांग्रेस की वो जबरदस्त हार जिसने उसके दबदबे को तोड़ दिया। दूसरा, मंडल का मुद्दा जिसने जाति की राजनीति को सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। तीसरा, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया। चौथा, अयोध्या विवाद जिसने धर्म और राष्ट्रवाद की बहस को एक नई आग दी। और पांचवा, राजीव गांधी की दुखद हत्या। इन सब ने मिलकर एक नए पॉलिटिकल युग की शुरुआत की। अब ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस ग्राफ को देखकर लगता है। देखिए, 1984 में कांग्रेस 415 सीटों के साथ टॉप पर थी, और सिर्फ 5 साल बाद 1989 में ये आंकड़ा गिरकर 197 पर आ गया। आधी से भी ज्यादा सीटें गायब। इसे पॉलिटिकल भूकंप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये हार इतनी बड़ी थी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने सीधे सीधे कह दिया, कांग्रेस सिस्टम का अंत हो गया है। मतलब साफ था, एक पार्टी के राज का दौर अब इतिहास बन चुका था। दूसरा बड़ा झटका था मंडल का मुद्दा। 1990 में जो नई सरकार आई, उसने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का फैसला कर लिया। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति में कास्ट के समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे समझने के लिए ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को जानना जरूरी है। ये वो कम्युनिटीज हैं जो एससी और एसटी के अलावा सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े माने जाते हैं। और मंडल कमीशन की सबसे बड़ी सिफारिश क्या थी? वो थी केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन। इस एक फैसले ने पूरे देश की सड़कों से लेकर संसद तक में जैसे आग लगा दी और समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की इस नई आर्थिक नीति ने भारत की पहचान ही बदल दी, और ये बदलाव इतना गहरा था कि इसके बाद जो भी सरकार आई उसने इसे आगे ही बढ़ाया। चौथी घटना थी अयोध्या विवाद का नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आना। 1986 में ताले खोलने से लेकर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के विध्वंस तक इस एक मुद्दे ने राष्ट्रवाद और सेक्युलरिज्म की पूरी बहस को बदल दिया और आने वाले कई चुनावों की दिशा तय कर दी। और पांचवी और सबसे दुखद घटना थी मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या। इस एक पल ने कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना दिया और देश की राजनीति को एक अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इन 5 बड़े झटकों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अब कोई भी एक पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती थी। भारत एक नए दौर में एंटर कर चुका था, और ये था कोएलिशन पॉलिटिक्स, यानी गठबंधन की राजनीति का योग। तो सवाल उठता है कि ये गठबंधन सरकार होती क्या है?
बहुत सिंपल है। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिला लेती है। 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स की यही नई हकीकत थी। और शुरुआती दौर कितना अस्थिर था, ये इस टाइमलाइन को देखकर पता चलता है। 1989 से 1998 यानी 10 साल से भी कम समय में देश ने 5 अलग अलग प्रधानमंत्री देखे। वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, देवेगौड़ा और फिर गुजराल। सरकारें आ रही थीं, जा रही थीं। ये राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। इसी उथल-पुथल के बीच दो बड़े पॉलिटिकल खेमे उभरे जिन्होंने आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति पर राज किया। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। ये बदलाव सिर्फ दिल्ली में सरकारें बदलने तक ही नहीं था, इसका असर पूरे देश के समाज पर पड़ रहा था। पुरानी दरारें और गहरी हो रही थीं और नए तरह के तनाव पैदा हो रहे थे। इस दौर के 3 बड़े विवादों ने समाज पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। 1985 का शाहबानो केस, जिसने पर्सनल लॉ पर एक बड़ी बहस छेड़ी। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और फिर 2002 का गोधरा कांड, जिसने देश के सांप्रदायिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस सारे टकराव और उथल-पुथल के बीच पार्टियां धीरे-धीरे एक कॉमन ग्राउंड भी ढूंढ रही थीं। एक नई पॉलिटिकल सहमति बन रही थी। कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे थे जिन पर लगभग सब एकमत होने लगे थे। इस नई सहमति के 4 बड़े पिलर्स थे। पहला, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सहमति। अब लगभग हर पार्टी ये मान चुकी थी कि मार्केट को खोलने का रास्ता ही सही है। दूसरा, पिछड़े वर्गों के दावों को मानना। मंडल के बाद यह तय हो गया था कि ओबीसी पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरा, रीजनल पार्टियों की बढ़ती ताकत को सबने स्वीकार किया। और चौथा, पार्टियों ने समझ लिया था कि अब कठोर आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गठबंधनों से ही सरकारें चलेंगी। तो कुल मिलाकर इस नई सहमति ने एक पार्टी के राज का युग हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब राजनीति एक ऐसा अखाड़ा बन चुकी थी जहां कई खिलाड़ी थे और मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा था। तो ये थी 1990 के दशक में बनी राजनीतिक सहमति की कहानी, जिसने दशकों तक भारत की राजनीति को दिशा दी। लेकिन ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज भी वही सहमति कायम है या फिर हम एक और नए राजनीतिक दौर में जी रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है एक राजनीतिक भूकंप कैसा होता है? एक ऐसा भूकंप जो किसी देश की सत्ता की नींव ही हिला दे। 1980 के दशक के आखिर में भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसने देश की राजनीति को, यहाँ के सियासी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए इस बेहद नाटकी कहानी की परतों को खोलते हैं। साल था 1984। आम चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 415 सीटें। ये कांग्रेस की ताकत का शिखर था, वो पीक जब पार्टी अपने चरम पर थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इस दबदबे को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर सिर्फ 5 साल बाद 1989 में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या धड़ाम से गिरी। और जानते हैं कितनी रह गई? सिर्फ 197। 415 से सीधे 197। ये एक ऐसा चौंकाने वाला पतन था जिसने दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के एक छत्र राज का अंत कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था? एक पार्टी जो अजय लग रही थी वो महज 5 सालों में इतनी कमजोर कैसे हो गई? इस सियासी रहस्य का जवाब ही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें पहले कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली को समझना होगा। ये सिर्फ एक पार्टी का राज नहीं था। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा छाता था जिसके नीचे अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग गुटों के नेता एक साथ रहते थे। 1989 के चुनाव ने इसी अनोखी व्यवस्था का, इसी सिस्टम का अंत कर दिया। अब देखिए, इतना बड़ा पतन किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये 5 बड़े सियासी झटकों का नतीजा था जिन्होंने एक साथ मिलकर भारतीय राजनीति की पूरी बुनियाद ही हिला दी। ये वो 5 प्रमुख घटनाएं थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1989 के चुनावों में हार, फिर मंडल मुद्दे का उफान, नई आर्थिक नीति का आना, अयोध्या विवाद का बढ़ना और आखिर में राजीव गांधी की हत्या। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला झटका था 1989 के चुनाव नतीजे। किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मतलब साफ था, एक पार्टी के दबदबे का युग खत्म हो चुका था। अब सौदेबाजी और गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू होने वाला था। फिर
1990 में आया दूसरा बड़ा झटका। तब की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया। इस एक कदम ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के मुद्दे को नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया और देश के सामाजिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। तीसरा झटका आर्थिक मोर्चे पर लगा। 1991 में देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट के बीच भारत ने अपनी आर्थिक दिशा ही बदल दी। पुराने मॉडल को छोड़कर एक ज्यादा बाजार आधारित सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया गया। इसे ही हम उदारीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान एक और मुद्दा देश की राजनीति में हलचल मचा रहा था, अयोध्या विवाद। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इसने हिंदुत्व की राजनीति को हवा दी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच मई 1991 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। इस त्रासद घटना ने कांग्रेस पार्टी को, जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, एक बहुत बड़े नेतृत्व संकट में डाल दिया। तो इन सभी राजनीतिक भूकंपों का सीधा नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नए और अक्सर अस्थिर दौर की शुरुआत। ये था गठबंधन सरकारों का युग। अब ये गठबंधन सरकार होती क्या है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलती तो कई पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार करती हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये 1990 के दशक की राजनीतिक अस्थिरता को बहुत अच्छे से दिखाती है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, फिर 1991 में कांग्रेस की अल्पमत सरकार, 1996 में बना संयुक्त मोर्चा तो अस्थिरता का जैसे प्रतीक ही बन गया। बहुत कम समय में 2 प्रधानमंत्री दिए और फिर एनडीए की सरकारें आईं, जिसमें से 1999 में बनी एनडीए 2 सरकार पहली ऐसी गठबंधन सरकार बनी जिसने अपने 5 साल पूरे किए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सरकारें बदलने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, 80 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआत के इन झटकों ने पार्टियों के वोटरों से जुड़ने के तरीके को भी जड़ से बदल दिया था। इस दौर में पहचान की राजनीति की 2 बहुत शक्तिशाली धाराएं एक साथ उभरी। एक तरफ थी मंडल राजनीति, जो सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर टिकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी हिंदुत्व राजनीति, जो धार्मिक पहचान के मुद्दे पर हिंदुओं को एक साथ ला रही थी। ये दोनों धाराएं सिर्फ साथ साथ नहीं चल रही थी, बल्कि अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती थीं, जिससे भारतीय समाज और राजनीति में गहरे विभाजन पैदा हुए। अब इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं। इस उथल-पुथल और टकराव से भरे दौर से हैरानी की बात यह है कि राजनीति के नए नियमों पर एक नई सहमति, एक नया कंसेंसस उभरने लगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे टकराव से एक नया संतुलन बना। पार्टियों को यह एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए कुछ बुनियादी बातों पर सहमत होना जरूरी है, भले ही उनकी अपनी विचारधाराएं कितनी भी अलग क्यों ना हो। तो क्या थी ये नई सहमति? इसके 4 मोटे-मोटे स्तंभ थे। पहला, लगभग सभी पार्टियों ने नई आर्थिक नीतियों को अपना लिया। दूसरा, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक दावों को मान्यता मिल गई। तीसरा, ये मान लिया गया कि राष्ट्रीय राजनीति में राज्य स्तरीय दलों की एक अहम भूमिका है। और चौथा, पार्टियों ने अपनी विचारधारा से ज्यादा जरूरी समझा प्रैक्टिकल गठजोड़ करना। इसी सहमति ने पिछले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सहमति हमेशा के लिए है या हम एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं जहां एक नया अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है एक राजनीतिक भूकंप कैसा होता है? एक ऐसा भूकंप जो किसी देश की सत्ता की नींव ही हिला दे। 1980 के दशक के आखिर में भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसने देश की राजनीति को, यहाँ के सियासी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए इस बेहद नाटकी कहानी की परतों को खोलते हैं। साल था 1984। आम चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 415 सीटें। ये कांग्रेस की ताकत का शिखर था, वो पीक जब पार्टी अपने चरम पर थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इस दबदबे को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर सिर्फ 5 साल बाद 1989 में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या धड़ाम से गिरी। और जानते हैं कितनी रह गई? सिर्फ 197।
415 से सीधे 197। ये एक ऐसा चौंकाने वाला पतन था जिसने दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के एक छत्र राज का अंत कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था? एक पार्टी जो अजय लग रही थी वो महज 5 सालों में इतनी कमजोर कैसे हो गई? इस सियासी रहस्य का जवाब ही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें पहले कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली को समझना होगा। ये सिर्फ एक पार्टी का राज नहीं था। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा छाता था जिसके नीचे अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग गुटों के नेता एक साथ रहते थे। 1989 के चुनाव ने इसी अनोखी व्यवस्था का, इसी सिस्टम का अंत कर दिया। अब देखिए, इतना बड़ा पतन किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये 5 बड़े सियासी झटकों का नतीजा था जिन्होंने एक साथ मिलकर भारतीय राजनीति की पूरी बुनियाद ही हिला दी। ये वो 5 प्रमुख घटनाएं थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1989 के चुनावों में हार, फिर मंडल मुद्दे का उफान, नई आर्थिक नीति का आना, अयोध्या विवाद का बढ़ना और आखिर में राजीव गांधी की हत्या। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला झटका था 1989 के चुनाव नतीजे। किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मतलब साफ था, एक पार्टी के दबदबे का युग खत्म हो चुका था। अब सौदेबाजी और गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू होने वाला था। फिर 1990 में आया दूसरा बड़ा झटका। तब की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया। इस एक कदम ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के मुद्दे को नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया और देश के सामाजिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। तीसरा झटका आर्थिक मोर्चे पर लगा। 1991 में देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट के बीच भारत ने अपनी आर्थिक दिशा ही बदल दी। पुराने मॉडल को छोड़कर एक ज्यादा बाजार आधारित सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया गया। इसे ही हम उदारीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान एक और मुद्दा देश की राजनीति में हलचल मचा रहा था, अयोध्या विवाद। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इसने हिंदुत्व की राजनीति को हवा दी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच मई 1991 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। इस त्रासद घटना ने कांग्रेस पार्टी को, जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, एक बहुत बड़े नेतृत्व संकट में डाल दिया। तो इन सभी राजनीतिक भूकंपों का सीधा नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नए और अक्सर अस्थिर दौर की शुरुआत। ये था गठबंधन सरकारों का युग। अब ये गठबंधन सरकार होती क्या है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलती तो कई पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार करती हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये 1990 के दशक की राजनीतिक अस्थिरता को बहुत अच्छे से दिखाती है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, फिर 1991 में कांग्रेस की अल्पमत सरकार, 1996 में बना संयुक्त मोर्चा तो अस्थिरता का जैसे प्रतीक ही बन गया। बहुत कम समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। और फिर एनडीए की सरकारें आईं, जिसमें से 1999 में बनी एनडीए 2 सरकार पहली ऐसी गठबंधन सरकार बनी जिसने अपने 5 साल पूरे किए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सरकारें बदलने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, 80 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआत के इन झटकों ने पार्टियों के वोटरों से जुड़ने के तरीके को भी जड़ से बदल दिया था। इस दौर में पहचान की राजनीति की 2 बहुत शक्तिशाली धाराएं एक साथ उभरी। एक तरफ थी मंडल राजनीति, जो सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर टिकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी हिंदुत्व राजनीति, जो धार्मिक पहचान के मुद्दे पर हिंदुओं को एक साथ ला रही थी। ये दोनों धाराएं सिर्फ साथ साथ नहीं चल रही थी, बल्कि अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती थीं, जिससे भारतीय समाज और राजनीति में गहरे विभाजन पैदा हुए। अब इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं। इस उथल-पुथल और टकराव से भरे दौर से हैरानी की बात यह है कि राजनीति के नए नियमों पर एक नई सहमति, एक नया कंसेंसस उभरने लगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे टकराव से एक नया संतुलन बना। पार्टियों को यह एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए कुछ बुनियादी बातों पर सहमत होना जरूरी है, भले ही उनकी अपनी विचारधाराएं कितनी भी अलग क्यों ना हो। तो क्या थी ये नई सहमति? इसके 4 मोटे-मोटे स्तंभ थे। पहला,
लगभग सभी पार्टियों ने नई आर्थिक नीतियों को अपना लिया। दूसरा, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक दावों को मान्यता मिल गई। तीसरा, ये मान लिया गया कि राष्ट्रीय राजनीति में राज्य स्तरीय दलों की एक अहम भूमिका है। और चौथा, पार्टियों ने अपनी विचारधारा से ज्यादा जरूरी समझा प्रैक्टिकल गठजोड़ करना। इसी सहमति ने पिछले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सहमति हमेशा के लिए है, या हम एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं जहां एक नया अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की भारतीय राजनीति हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी हम देखते हैं। एक दौर था जब सिर्फ एक पार्टी का राज था, और फिर कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। आज हम जानेंगे कि वो बदलाव कैसे और क्यों हुए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1980 के अंत में ऐसा क्या हुआ कि भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। चलिए परत दर परत समझते हैं उन नाटकीय घटनाओं को जिन्होंने आज के राजनीतिक भारत की नींव रखी। तो इस सफर में हम 5 पड़ाव से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था क्या थी, जिसे कांग्रेस प्रणाली कहते थे। फिर उन 5 घटनाओं को जानेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद गठबंधन के नए दौर, समाज में आए बदलाव और आखिर में उस नई राजनीतिक सहमति को समझेंगे जिस पर देश कई सालों तक चला। आजादी के बाद दशकों तक भारतीय राजनीति का दूसरा नाम था कांग्रेस। इसका दबदबा इतना जबरदस्त था कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली कहते थे। पर यह था क्या आखिर? मतलब इसे ऐसे समझिए, कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक बहुत बड़े छाते की तरह थी जिसके नीचे हर तरह की विचारधारा, जाति और वर्ग के लोग एक साथ आ जाते थे। और यही वजह थी कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। लेकिन ये छाता अब हिलने वाला था। और फिर आया 1980s के दशक का वो आखिरी दौर। एक के बाद एक 5 बड़ी घटनाओं ने मिलकर इस पुरानी व्यवस्था की नींव ही हिला दी। कांग्रेस की चुनावी हार, फिर मंडल का मुद्दा, देश की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव, अयोध्या विवाद और आखिर में राजीव गांधी की हत्या। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं थीं, ये वो भूकंप थे जिन्होंने भारत की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1984 में 400 से भी ज्यादा सीटें और महज 5 साल बाद 200 से भी कम। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। और इसी को राजनीति के जानकारों ने कहा कांग्रेस प्रणाली का अंत। दूसरा बड़ा भूचाल आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट से। सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू करने का फैसला कर लिया। इस एक फैसले ने पूरे देश में जैसे एक आग सी लगा दी, कहीं समर्थन की तो कहीं विरोध की। इस फैसले का असर सिर्फ नौकरियों पर नहीं पड़ा, इसने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को एक जबरदस्त राजनीतिक पहचान दी। सोशल जस्टिस की राजनीति अब नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर थी। वैसे ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसकी कहानी तो 1978 में ही शुरू हो गई थी। 1990 में इसे लागू किया गया और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। हाँ, इस पूरे सफर में देश ने बड़े विरोध प्रदर्शन भी देखे, लेकिन इसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को राजनीतिक आवाज भी दी। राजनीति में तो उथल-पुथल मची ही हुई थी, पर देश एक भयानक आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। हालत ये थी कि देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था और इसी मजबूरी में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी अब तक की नीतियों से बिल्कुल उल्टा था। इससे कहा गया नई आर्थिक नीति। आसान भाषा में कहें तो सरकारी कंट्रोल कम करना, प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाना और विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोल देना। इसके बाद जो भी सरकारें आईं, सबने इसी रास्ते को आगे बढ़ाया और आज की जो तरक्की की कहानी है उसकी नींव यहीं रखी गई थी। चौथी घटना थी अयोध्या विवाद। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने धर्म, राष्ट्रवाद और सेक्युलरिज्म जैसी बहसों को पॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में ला दिया और इसने देश को वैचारिक तौर पर काफी बांट भी दिया। इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने में बहुत मदद की। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गई थी। और इस उथल-पुथल से भरे दौर में 5वां और आखिरी झटका लगा मई 1991 में, जब चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया, बल्कि देश में जो अनिश्चितता का माहौल था उसे और भी गहरा कर दिया। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये हुआ कि एक पार्टी के दबदबे का जमाना अब खत्म हो गया था। अब भारत की राजनीति एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। ये था गठबंधन सरकारों का दौर। गठबंधन सरकार मतलब ये कि अब कोई एक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता अब राज्यों की गलियों से होकर गुजरने लगा था। जो छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो अब किंग मेकर बन चुकी थीं। 1990 का पूरा दशक इसी राजनीतिक उठापटक का गवाह है। देखिए कैसे एक के बाद एक सरकारें बनी और गिरीं। उस दौर में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस अस्थिरता के बाद 2000 के दशक की शुरुआत तक आते आते राजनीति दो बड़े खेमों में बढ़ती हुई दिखी। एक तरफ था कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। अब देश की राजनीति काफी हद तक इन्हीं दो गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये जो सारे राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, ये अकेले नहीं हो रहे थे। समाज के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कानूनों को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। और इस बहस की चिंगारी सुलगी थी शाहबानो केस से। मामला तो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सेक्युलर कानून और पर्सनल लॉ के बीच की लड़ाई बन गया। और जब सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, तो इस बहस को और हवा मिल गई और ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। तो अब तक हमने देखा कि राजनीति में कितने सारे खिलाड़ी आ गए थे और उनके बीच मुकाबला भी जबरदस्त था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बटी हुई राजनीति में भी कुछ बुनियादी बातों पर लगभग सभी पार्टियां एक मत होने लगी थी। एक आम सहमति बन रही थी। ये चार बातें इस नए दौर की नींव बनी। पहली, जो नई आर्थिक नीति आई थी, उस पर लगभग सब राजी थे। दूसरी, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक हक को सबने माना। तीसरी, ये भी सबने मान लिया कि केंद्र में सरकार बिना राज्यों की पार्टियों के नहीं चल सकती। और चौथी, विचारधारा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना जरूरी हो गया था ताकि गठबंधन बन सकें। इन्हीं चार पिलर्स पर भारत की राजनीति दशकों तक आगे बढ़ी। तो ये वो सहमति थी जो 90 के दशक के उस तूफानी दौर से निकली थी। पर सवाल यह है कि आज की राजनीतिक सहमति क्या है? क्या वो बदल गई है या भारत एक और नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है? ये सवाल सोचने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचिए एक ऐसे राजनीतिक भूकंप के बारे में जिसने 40 साल से जमी हुई एक व्यवस्था की नींव हिला दी। आज हम बात करेंगे 1990 के उस दशक की, वो 10 साल जिन्होंने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? कुछ ही सालों में भारतीय राजनीति ने इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया? सब कुछ कैसे बदल गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पुरानी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, फिर वो 5 बड़े इवेंट्स जिन्होंने भारत को बदल दिया, उसके बाद गठबंधन का नया दौर कैसे शुरू हुआ, और आखिर में इन सबके बीच एक नई राजनीतिक सहमति कैसे बनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था, जिसे कहते थे कांग्रेस सिस्टम। तो ये कांग्रेस सिस्टम आखिर था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़े छाते जैसा था। एक ऐसा अम्ब्रेला जिसके नीचे अलग अलग सोच, अलग अलग समुदाय, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग सब एक साथ खड़े थे। मतलब कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो खुद में ही एक गठबंधन थी। और यही वजह थी कि वो बार बार लगातार चुनाव जीत रही थी। लेकिन 1980 के दशक के आखिर तक आते आते ये सिस्टम, ये छाता बिखरना शुरू हो गया। और अब हम बात करेंगे उन पांच ऐसी घटनाओं की जिन्होंने इस पुराने सिस्टम को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। यह बदलाव की कहानी 5 अहम मोड़ से गुजरती है। नंबर 1, 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार। नंबर 2, मंडल मुद्दे का उठना जिसने पूरे देश में एक सामाजिक बहस छेड़ दी। नंबर 3, देश की अर्थव्यवस्था का एक नया रास्ता यानी नई आर्थिक नीति। नंबर 4, अयोध्या विवाद जो नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आ गया। और नंबर 5, राजीव गांधी की हत्या। चलिए अब इन सबको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, ये नंबर्स सब कुछ बता देते हैं। 1984 में कांग्रेस के पास 415 यानी 415 सीटें थी, जबरदस्त बहुमत। और सिर्फ 5 साल बाद 1989 में ये नंबर गिरकर 197 रह गया, आधे से भी कम। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यही कांग्रेस सिस्टम के अंत की शुरुआत थी।
अब आते हैं दूसरी घटना पर, और ये पूरी कहानी बस एक नंबर के आसपास घूमती है, 27%। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश लागू कर दी। और वो सिफारिश क्या थी कि अन्य पिछड़ा वर्गों को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। तो ये ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? ये वो समुदाय हैं जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों में तो नहीं आते, लेकिन उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। और मंडल आयोग की इस एक सिफारिश ने इस बहुत बड़े समूह को, जो अब तक राजनीति में उतना सक्रिय नहीं था, उसे रातों रात भारत की राजनीति का एक नया और बहुत शक्तिशाली केंद्र बना दिया। तीसरा बड़ा बदलाव आया अर्थव्यवस्था में। साल था 1991। नरसिम्हा राव की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत की जो बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। उदारीकरण, निजीकरण, इस नए दौर ने देश की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद जो भी सरकार आई, सबको इसी रास्ते पर चलना पड़ा। चौथी घटना, अयोध्या विवाद। इसने देश में राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की बहस को एकदम से हवा दे दी। जैसा कि टाइमलाइन में दिख रहा है, ये मामला तो दशकों पुराना था, लेकिन 1986 में ताले खुलने और फिर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन गया। और आखिरी, पांचवी घटना, मई 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान उनकी जान ले ली गई। इससे कांग्रेस पार्टी में एक नेतृत्व का खालीपन पैदा हो गया और पार्टी के लिए ये एक और बहुत बड़ा सदमा था। तो इन 5 घटनाओं ने, इस पूरी उथल-पुथल ने क्या किया? इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत का जन्म, एक नया दौर, गठबंधन सरकारों का दौर। अब इस नए दौर का मतलब क्या था? सिंपल, गठबंधन सरकार। इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। सरकार बनाने के लिए अब अलग-अलग पार्टियों को हाथ मिलाना पड़ता था। और 1989 के बाद यही भारतीय राजनीति का नया नॉर्मल बन गया। और ये टाइमलाइन देखिए, ये अस्थिरता को साफ साफ दिखाती है। पूरे 90 के दशक में एक के बाद एक सरकारें आई और चली गई। वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी सरकार, फिर एचडी देवेगौड़ा। ये सच में राजनीतिक अस्थिरता का दशक था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच राजनीति में 2 बड़े बड़े खेमे तैयार हो रहे थे। एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में बना यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में बना एनडीए यानी राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन। और आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति इन्हीं 2 महागठबंधनों के बीच की लड़ाई बनकर रह गई। लेकिन इतनी अस्थिरता और खींचतान के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज हुई। धीरे धीरे लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कुछ बुनियादी बातों पर एक दूसरे से सहमत होना शुरू कर दिया। एक साझा जमीन, एक नई राजनीतिक सहमति पैदा हो रही थी। तो ये साझा जमीन क्या थी? इसके 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, नई आर्थिक नीति पर सब सहमत थे। अब सरकार चाहे किसी की भी हो, अर्थव्यवस्था खुली ही रहेगी। दूसरा, पिछड़े वर्गों, खासकर ओबीसीज के राजनीतिक दावों को सबने स्वीकार कर लिया। तीसरा, राज्य स्तरीय दलों के महत्व को माना गया। अब सब जानते थे कि दिल्ली की सरकार राज्यों की पार्टियों के बिना नहीं चल सकती। और चौथा, विचारधारा से ज्यादा व्यावहारिकता पर जोर दिया गया। मतलब सरकार बनाने के लिए प्रैक्टिकल गठबंधन करना जरूरी है। तो 1990 के दशक में जो ये सहमति बनी, उसने लगभग एक पूरी पीढ़ी तक भारत की राजनीति को आकार दिया। और ये हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर वो उस दौर की राजनीतिक सहमति थी, तो आज की राजनीतिक सहमति क्या है? सोचने वाली बात है। सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो दशकों से इतनी मजबूत हो कि उसे कोई हिला ही न सके, और फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल जाए। आज हम भारतीय राजनीति के उसी भूचाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जानते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जीत का निशान है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटों का जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। मतलब ये उनके अपराजय होने का एक सबूत था। और अब जरा इस नंबर को देखिए। ठीक 5 साल बाद 1989 में कांग्रेस 197 सीटों पर आ गई। एक झटके में दशकों से चला आ रहा एक दलीय शासन का दौर खत्म हो गया था।
तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे कांग्रेस सिस्टम का अंत कहते हैं, पर इसका मतलब क्या है? चलिए इस राजनीतिक भूचाल की जड़ तक चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस सिस्टम था क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी छतरी की तरह था, जिसके नीचे हर तरह की सोच और ग्रुप के लोग आ जाते थे, और इसी वजह से कांग्रेस बार बार जीतती थी। लेकिन 1989 में ये छतरी टूट गई। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। असल में ये 1980 के दशक के आखिर में आए 5 बड़े राजनीतिक भूकंपों का नतीजा था, जिन्होंने भारतीय राजनीति की नींव ही हिलाकर रख दी। ये थे वो 5 बड़े घटनाक्रम। पहला, कांग्रेस की चुनावी हार। दूसरा, मंडल मुद्दे का तूफान। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था की नई दिशा। चौथा, अयोध्या विवाद की आग। और पांचवा, राजीव गांधी की दुखद हत्या। इन सब ने मिलकर एक नए राजनीतिक दौर को जन्म दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला झटका तो साफ था, चुनाव में हार। आजाद भारत के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार हो रहा था कि कांग्रेस ने सत्ता गंवाई थी। ये एक साफ इशारा था कि अब खेल के नियम बदल रहे हैं। दूसरा बड़ा बदलाव था मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू होना। 1990 में जब ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाया गया, तो पूरे देश में एक सामाजिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई। इसने जाति की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसी उथल-पुथल के बीच 1991 में देश की आर्थिक दिशा भी पूरी तरह बदल गई। नई आर्थिक नीति ने भारत के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। उदारीकरण और निजीकरण अब एक नई हकीकत थे। चौथा झटका था अयोध्या विवाद का अपने चरम पर पहुंचना। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस एक घटना ने राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की बहस को फिर से गरमा दिया और हिंदुत्व की राजनीति को एक नई पहचान दे दी। और पांचवा और आखिरी झटका लगा मई 1991 में, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस बेहद दुखद घटना ने न सिर्फ देश को सदमे में डाल दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसने राजनीतिक अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इन सभी घटनाओं का मिला जुला असर ये हुआ कि अब किसी भी एक पार्टी के लिए अकेले सरकार बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। और यहीं से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो ये गठबंधन सरकार होती क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब कोई एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाती, तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। 1989 के बाद यही भारतीय राजनीति का नया सच बन गया। ये टाइमलाइन 1990 के दशक के राजनीतिक अस्थिरता की पूरी कहानी बयां करती है। आप देखिए, एक दशक से भी कम समय में कितने प्रधानमंत्री और सरकारें आईं और गईं। ये गठबंधन युग की एक खास पहचान थी। इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर से पहचान पर आधारित राजनीति की 2 बहुत मजबूत धाराएं निकलीं, जिन्होंने आने वाले कई दशकों की राजनीति को एक नया आकार दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आंदोलन देश के लिए 2 अलग-अलग रास्ते दिखा रहे थे। एक तरफ था मंडल का मुद्दा, जो सामाजिक न्याय और जाति पर आधारित था, तो वहीं दूसरी तरफ था अयोध्या विवाद, जो धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद पर टिका था। इतने टकराव और बहस के बावजूद समय के साथ एक अजीब सी सहमति बनी। ज्यादातर राजनीतिक दल कुछ बुनियादी बातों पर राजी हो गए, और इसी सहमति ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। तो ये 4 बातें एक तरह से नया राजनीतिक नॉर्मल बन गईं। मतलब नई आर्थिक नीतियां, पिछड़ी जातियों के अधिकार, राज्यों की पार्टियों की बढ़ती ताकत और विचारधारा से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर गठबंधन करना, इन सब पर लगभग सभी पार्टियां सहमत हो गईं। इस दौर ने भारतीय राजनीति को जो शक्ल दी वो दशकों तक बनी रही। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सहमति आज भी उतनी ही मजबूत है, या हम एक और बड़े राजनीतिक भूचाल की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।